आप सब पर सलामती हो। आफताब अहमद शाह का लिखा हुआ है, सितम को रहम, धोखे को भरोसा पड़ नहीं सकता। बुरे को मैं बुरा कहता हूं, अच्छा पड़ नहीं सकता। कमी शायद मेरी कुछ तरबियत में रह गई होगी कि शब की तीरगी को मैं उजाला पड़ नहीं सकता। नजर नजदीक की मेरी बहुत कमजोर है शायद, इसी खातिर तो मैं चेहरों को पूरा पढ़ नहीं सकता। बहुत कुछ पढ़ भी सकता हूं, पढ़ाए अगर कोई मुझको, मेरा ये मसला है मैं अकेला पढ़ नहीं सकता। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, माजी करीब के अंदर जब गारंटी किसी की चाहिए होती थी तो आसिफ अली जरदारी को मुफाहमत के बादशाह के तौर पे मुतारिफ करवाया जाता था। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर तकिया रख के उन पे इक्तफा करने की बातें होती थीं तो वसीला आसिफ अली जरदारी को समझा जाता था। जब ताजर कम्युनिटी को बैठा के उनके मसाइल के ऊपर बातचीत करना होती थी तो आसिफ अली जरदारी को आगे किया जाता था। जब एक दूसरे में रवाबित में कमी पैदा होती थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ्द लेकर जमीयत उलमा इस्लाम फे और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचते थे और उन्हें मना लिया जाता था। लेकिन इक़्तिदार हाथ से गया तो ये तमाम तर वसीले भी हाथ से जाते रहे, ये तमाम तर मफाहमतें भी कूच कर गईं। MKM से JUI वफ्द की कराची में मुलाकात हुई है जिसमें दोनों जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सोमरो MKM पाकिस्तान के आरजी मरकज बहादुराबाद पहुंचे। मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद MKM और JUI रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। ज़रा उस गुफ्तगू को मुलाहिजा कीजिए और फिर सोचिए कि माजी करीब के अंदर जब ये उनके साथ मफाहमत की पॉलिसी पे अमल पैरा होते हुए इत्तेहाद कर चुके थे तो ये तमाम बातें आंखों पे पट्टी रख के मान ली गई थी। लेकिन अब इक़्तिदार हाथ से गया है और दोबारा सिंध के लिए लड़ाई जारी है तो वो पट्टी आंखों से हटाई गई है। तो क्या आम जमहूर की आंखों पर भी पट्टी है? MKM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि गुज़श्ता 15 साल से सिंध के सियासी वडेरों ने जिस तरह यहां पर इंतजामी मामलात पर कब्जा जमाए रखा है उसको अब खत्म होना चाहिए। हमने तय किया है कि अब हम सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि कौम परस्ती का लिबादा ओढ़कर मासूम अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। सिंध के अवाम के सरों पर हाथ रखने वाले हम हैं, सिंध के अवाम यतीम नहीं है। निगरान हुकूमत ने जो अफसरान की तकर्रियां की हैं उस पर हमें तशवीश है। ये वो तकर्रियां हुई हैं जो 15 साल से होती हुई आ रही थीं। पूरी सिंध में इस वक्त बदअमनी और लाकानूनियत का समा है। ये उनकी तरफ से रिजर्वेशन सामने आई तो सवाल ये बनता है कि 15 साल में अगर वडेरे जागीरदार सरमायादार ही सिंध के ऊपर मुसल्लत थे, अगर वही हाकमियत का दावा कर रहे थे तो फिर ये पिछले 16 माह में उन्हीं वडेरों जागीरदारों और हुक्मरानों के साथ आपने क्यों हक के हाकमियत के लिए तगोदो की? अगर 15 साल से इन्होंने सिंध की आवाम का सिर्फ खून नचोड़ा है तो उसी खून नचोड़ने के बाद जो प्याला बनाया गया 16 माह में आप वही खून क्यों नोश करते रहे? अगर पिछले 15 साल से सिंध के अवाम तजब्जुब का शिकार थे और बदहाली की तरफ गामजन थे तो फिर 16 माह के लिए आपने इनके साथ क्यों हाथ मिलाया? तब मफाहमत की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा क्यों हुए? तब सिर्फ एक नशिस्त के लिए या एक वजारत के लिए उनकी हामी क्यों बने? अब उनकी हिमायत में अगर आप नहीं जा रहे तो मान लीजिए कि अपनी सियासत चमकाना है, मान लीजिए कि कराची के अंदर से भी आपका सफाया हो रहा है, मान लीजिए कि सिंध में आपकी पकड़ कमजोर हो रही है, मान लीजिए कि पंजाब में आपको हिस्सा नहीं मिलने वाला, मान लीजिए कि यह सारा गठजोड़ सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है कि अब मद्दे मुखालिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई देती है। बसूरत दीगर आपको 16 माह में मद्दे मुखालिफ कोई और दिखाई देता था, अब यह लगता है कि कोई और तो है नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर मजबूत हो रही है तो इसके खिलाफ महाज खड़ा कर लीजिए, इसका कला कमा करने की कोशिश कीजिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अब कोई और दिखाई नहीं देता, उसको दिखाई देता है तो लंदन में बैठे हुए दिखाई देते हैं, उसको दिखाई देता है तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि हमने जो मुआहिदे किए थे उसके मुताबिक ये ना चल सके, उसे अब दिखाई देता है तो सिर्फ उतना बारे गिरा अपने कंधों पे रख सकते हैं जितनी वजारतें हमारे पास थी और जितना हिस्सा हमने ले रखा था।
लेकिन इस सबसे कता नजर 16 माह के अंदर जितनी पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत रही है, जितनी पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर मुआशी बदहाली रही है, उसकी रिपोर्टें मुरतब हुई हैं। स्मगलिंग, टैक्स चोरी, मुनशियात के कारोबार, करेंसी के गैर कानूनी कारोबार और अफगान तजारती राहदारी के गलत इस्तेमाल के हवाले से इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मंजर आम पे आई है। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ माफियाज मुल्क और उसकी मईशत का खून निचोड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हुकूमत को यह बताया गया है कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी दहशतगर्दी के खतरे के तमाम पहलुओं से निमटने के लिए एजेंसी क्या कर रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की गैर कानूनी सप्लाई से कौमी खजाने को कम अज कम 225 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल सड़क किनारे पेट्रोल बेचने वाली दुकानों पर गैर कानूनी तौर पर फरोख्त हो रहा है। और अब तो सूरत हाल यह है कि यह ईरानी तेल मुल्क भर के बाज़ाब्ता पेट्रोल पंप्स पर भी फरोख्त होने लगा है। उस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की सख्त मेहनत के बाद 76 ट्रांसपोर्टर्स और 29 स्मगलर्स और उनके मुआविनीन की निशानदही हुई जो ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस है। इसके अलावा मुल्क भर में 995 गैर कानूनी और गैर लाइसेंस याफ्ता पेट्रोल पंप्स की भी निशानदही की गई है। तो जरा पूछिए गुज़श्ता हुकूमत से, जिन्होंने एक ही दिन के अंदर कितने पेट्रोल पंप्स ऐसे थे जिनको एनओसी जारी किया? क्या तमाम टीओआर्स देखने के बाद, क्या तमाम एसओपीज को पूरा करने के बाद उनको एनओसी जारी हुआ या उनको इजाजत दी गई, या फिर किसी एक शख्स की मंशा के ऊपर किसी एक तबके को नवाजने के लिए वो एनओसी जारी हुए? और यह भी देखिए कि जितने पेट्रोल पंप्स का उधर इजरा किया गया उसमें कितने पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त भी हो रही है। जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं उन तमाम पेट्रोल पंप्स की निशानदही हुई है। लेकिन यह याद रखिएगा कि रिपोर्ट्स की निशानदही की रोशनी में जिस हुकूमत में इन पेट्रोल पंप्स को काम करने की इजाजत दी गई थी, एनओसी दिए गए थे, उनको भी पकड़ में लाइएगा। पाकिस्तानी रुपए की कदर में जबरदस्त गिरावट के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टॉक मार्केट की नाजुक सूरत हाल और रियल स्टेट और कैपिटल मार्केट्स पर कैपिटल गेन टैक्स नाफिज किए जाने के बाद सरमायाकारों ने अपना काला धन गैर मुल्की करेंसी की खरीदारी पर खर्च करना शुरू किया, जिससे कमजोर मईशत के हामिल मुल्क पाकिस्तान में रुपए की कदर में कमी वाक़ हुई। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ सालाना 4 अरब डॉलर्स का सालाना तजारती हशम, मुनशियात की तजारत, पाकिस्तान से करेंसी की स्मगलिंग करके अफगानिस्तान ले जाने और हवाला हुंडी की रसीदों के जरिए पूरा किया गया। करेंसी के स्मगलर्स और गैर मुल्की करेंसी मार्केट में शरारत अंगेजी पर मबनी मजमूम मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 122 करेंसी स्मगलर्स और 40 एक्सचेंज कंपनीज की निशानदही की है जो करेंसी मार्केट्स की हेराफेरी में मुलव्वस है। यह भी देखिए कि उनको किस किस सियासतदान की पुष्टपनाही हासिल है और किस किस इदारे से पुष्टपनाही हासिल है। मुनशियात के इस्तेमाल ने हमारे समाजी ताने बाने को बराह रास्त मुतासिर किया। कुछ बेजमीर मुनशियात फरोशों ने शहरी मराकज में तालीमी इदारों को निशाना बनाने के साथ साथ आलमी मंडी में मुनशियात की फरोख्त से काला धन जमा किया। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने पाकिस्तान भर में 717 मुनशियात फरोशों और मशरक़े वुस्ता और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में सरगर्म मुनशियात के 22 बैनुल-अक़वामी नेटवर्क्स की भी निशानदही की है, जिनमें इस्लामाबाद में सरगर्म एक बदनामे ज़माना नाइजीरियन ग्रुप भी शामिल है। तकरीबन 240 अरब रुपए की टैक्स चोरी को देखते हुए टोबैको की सनत पाकिस्तान की बीमार मईशत में 5 सबसे बड़ी टैक्स चोर सनतों में शामिल है। और इसका तज़किरा पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी हुआ था। और पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब तज़किरा हुआ था तब यह कहा जा रहा था ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से भी कि एक प्रॉपर्टी टाइकून का नाम नहीं लिया जाता। वो कहते थे कि हमारे ऊपर सरमायाकार मुसल्लत है, लेकिन उसी तकरीर के अंदर उन्होंने यह भी कहा था कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो हैं वो टोबैको की सनत में टैक्स चोरी के अंदर मुलव्वस हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने तब भी उनका नाम नहीं लिया था। मार्च 2023 में पहले और दूसरे दर्जे की सिगरेट्स पर भारी टैक्सेस के नफाज की वजह से स्मगलिंग में इजाफा हुआ और इस मामले का नोटिस लेते हुए IB ने इस गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की और 62 सिगरेट स्मगलर्स की निशानदही की। टोबैको की
स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्तों का सुराग लगाया और गैर कानूनी सिगरेट के जरिए जखीरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 40 गोदामों का भी सुराग लगाया गया। जाली सिगरेट के 3 बड़े गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड्स जो है वो जिला सवाबी खैबर पख्तूनख्वा में एक गैर एलानिया गोदाम पर छापे के नतीजे में 10,30,000 किलोग्राम नॉन ड्यूटी टोबैको बरामद किया गया और उस टोबैको के जरिए तकरीबन 2.645 अरब रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी चोरी की गई है। उसी रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि अफगान तजारती राहदारी मुआहदे यानी अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दरामद की जाने वाली चाय का बड़ा हिस्सा रिवर्स कार्गो के जरिए पाकिस्तान में वापस स्मगल किया जाता है। आईबी ने 63 चाय के स्मगलर्स और स्मगल शुदा चाय रखने के लिए 29 गोदामों की तफसीलात भी पेश की गई। उस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान में गाड़ियों के टायर्स की सालाना तलब का 49% हिस्सा स्मगलिंग के जरिए पूरा किया जाता है, जिसे बाद में टेम्पर भी किया जाता है और टेम्परिंग करने के बाद नए टायर भी बना लिए जाते हैं, जिससे ना सिर्फ मकामी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हो रही है बल्कि कौमी खजाने को भी भारी नुकसान हो रहा है। उसी रिपोर्ट में 66 टायर स्मगलर्स और 71 गोदामों के बारे में भी तफसीलात बताई गई। तो नाज़रीन, ये रिपोर्ट में सामने आने वाले हकायक में से चंद हकायक हैं जो आपके सामने रखे हैं। रिपोर्ट मुफस्सल है, इस पर गाहे बगाहे गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान को किस तरीके से स्मगलर्स ने नोचा है, पाकिस्तानी कौमी खजाने को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है, इसके पीछे कौन कौन से बड़े माफियाज हैं, उन माफियाज की निगरानी कौन करता है, पाकिस्तान से बैरून मुमालिक किस तरीके से डॉलर स्मगल किए जाते हैं, मुनशियात का बैनुल अक़वामी सतह पे कारोबार किया जाता है और बाहर वाले आके पाकिस्तान को किस तरीके से नोचते हैं। अगर इसी तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट मंजर आम पे आती रही और तमाम हकायक सामने आते रहे, ये लोग बेनकाब होते रहे, तो हो सकता है बेहतरी का उनसर कोई पैदा हो जाए और उसी बेहतरी के उनसर के लिए हम हमेशा दुआगो हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।